हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। इसके पहले मैंने भी और भी वीडियो बनाया था दोस्तों सेल डिवीज़न के बारे में, लेकिन वो एक समरी पार्ट्स था, वो एक नोट्स था, एक शॉर्ट हिस्ट्री पार्ट्स था दोस्तों। ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए चीज़ें थी। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ताकि आपको आगे की चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आ सके, इसी कारण से मैंने वो वीडियो बनाई। तो अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, सेल डिवीज़न को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाकर पुराने वीडियो पर जाकर देखें, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ये टॉपिक्स आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उसे प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्या है सेल डिवीज़न में, ध्यान दीजिए। देखिए, तो सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा सेंट्रोसोम के बारे में, उसके बाद स्पिंडल फाइबर के बारे में और एक है क्रोमोसोम के बारे में। तो ये तीन चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं कि सेंट्रोसोम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेंट्रोसोम के बारे में क्या कह रहा है। जब दो सेंट्रियोल, अब ये सेंट्रियोल क्या है तो मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, जब दो सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पर एडजस्ट होती है तो एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। उधर सेंट्रोसोम छूटा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। क्या कह रहा है इसमें कि जब दो सेंट्रियोल कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है, जब दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पर एडजस्ट हो जाए तो एक सेंट्रोसोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कहता है, जब सेल का डिवीजन होता है तभी सेंट्रियोल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, जैसे आप इस तरीक़ा से मान लीजिए, जैसे कि मान लेते ये सेल है। ठीक है, इस सेल का जब डिवीज़न होगा तभी ही ये सेंट्रियोल दिखाई देगा। ऐसे सेंट्रियोल क्या होता है फ्रेंड्स, कोशिका में तैरते रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव में आपका तैरते रहता है। और जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन की क्रिया स्टार्ट होगी, तभी ये सेंट्रियोल दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यही सेंट्रोसोम था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर होता क्या है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर के बारे में समझिए क्या है। कह रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा होता है, मतलब ये धागे के जैसा होता है। यानी देखिए, ये यही आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, जिसका काम होता है क्रोमोसोम को बांधे रखना। ठीक है, ये बांधने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका का दीवार है फ्रेंड्स, इधर भी कोशिका का दीवार है, और ये जो आपको इस तरीक़ा का जो रचना जो दिख रहा है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, वो सेंट्रियोल है। ठीक है, और उसी से ये जुड़ा होता है कौन, स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम होता है क्रोमोसोम को बांधे रखना। ठीक है, यानी एक तरीक़े से ये रस्सा का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पिंडल फाइबर यही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आगे मैंने आपको बताया था कि थर्ड पॉइंट आपको जानना है क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम का मैं टॉपिक विस्तार से पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, आप वहाँ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर आगे समझ लीजिए क्या है क्रोमोसोम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका पूरा जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये एक क्रोमोसोम है और ये सेकंड क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये पोर्शन जो है और एक ये पोर्शन है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिड्स है। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्रोमैटिड्स, सेकंड क्रोमैटिड्स। अब दोनों क्रोमैटिड्स आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये पूरा पार्ट्स क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ पर भी एक क्रोमैटिड्स एक क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो ये पूरा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। आगे मैंने क्या किया कि ये दोनों क्रोमोसोम को, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम, ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया।
और कंबाइन करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, या दोनों को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कंप्लीट क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला पोर्शंस को कहा जाता है अपर पोर्शंस, और नीचे वाले पोर्शंस को कहा जाता है लोअर पोर्शंस। तो बस क्रोमोसोम में आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। क्रोमोसोम होता क्या है, तो ये 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, और जब 2 क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है तो कंप्लीट क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम है भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर 1 थोड़ा उल्टा लिखा गया है, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम, और ये सेकेंड क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों को मैंने कंबाइन कर यहाँ पर कंबाइन कर रखा है। और इधर ध्यान दीजिए, ये 3rd क्रोमोसोम और ये 4th क्रोमोसोम, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्रोमैटिड से, ये सारा क्रोमैटिड से, ये क्रोमैटिड से। सिंगल की बात करेंगे तो वो क्रोमैटिड्स हो जाएगा, ठीक है। या 2 को मिला देंगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है फ्रेंड्स कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सभी को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि अगर हम 2 3 की बात करें, एक इसमें उठाइए और एक इसमें, 2 3 को कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स 1 2 3 4 हो जाएगा, और 2 और 3 जो हो जाएगा वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा, मतलब वो आपस में नन है, ठीक है, मेल नहीं खाता है। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और 2 और 3 क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानना है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानना है, होमोलोगस के बारे में, कि ये होमोलोगस क्या है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, होमोलोगस क्या है, कहा जाता है कि जिनके पास जीन की अरेंजमेंट सेम होती है उसे होमोलोगस कहते हैं, ठीक है। जीन की अरेंजमेंट क्या होती है, जीन की अरेंजमेंट सेम होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होमोलोगस। अब आपको जीन क्या होता है फ्रेंड्स, तो जीन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। खैर यहाँ पर भी समझ लीजिए कि जीन क्या होता है। जीन के बारे में कहा जाता है कि गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाले दानेदार रचना को जीन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है, इसके ऊपर जो दानेदार रचना पाई जाएगी वही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और जीन जो होता है वो आनुवांशिक इकाई होता है, यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है। जीन आपका क्या होता है, आनुवांशिक इकाई होता है। किसका आनुवांशिक इकाई होता है, तो डीएनए का आनुवांशिक इकाई होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वही जीन होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका अरेंजमेंट क्या हो, समान हो, इसका अरेंजमेंट समान हो, मतलब जीन का अगर अरेंजमेंट समान रहेगा तो वो उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि होमोलोगस क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड क्रोमोसोम है और यहाँ पर 3rd क्रोमोसोम है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले मैंने क्रोमैटिड्स को स्किन शेप कहा और नीचे वाले क्रोमैटिड्स को बॉडी शेप कहा, ठीक है। मतलब स्किन शेप मतलब क्या होता है, स्किन मतलब क्या होता है, त्वचा, चमड़ा होता है। मतलब उस शेप कैसा होगा, चमड़ा का, स्किन का शेप कैसा होगा। फिर बॉडी है, नीचे का क्रोमैटिड्स क्या है, बॉडी, तो बॉडी का शेप कैसा होगा, ठीक है। तो एक रीजनिंग की तरह ही है फ्रेंड्स, एक रीजनिंग की तरह आप सोचिए कि ऊपर से वाला पार्ट जो है, ऊपर का जो पार्ट है वो स्किन शेप है और नीचे का पार्ट जो है वो बॉडी शेप है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है कि इससे मेल कौन खा रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में कि कौन मेल खाता है। तो एस वाला देखिए ऊपर एस है, जबकि यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर एस है, ठीक है। यहाँ अब नीचे वाला पर ध्यान दीजिए, नीचे बी है बॉडी वाला, तो इसमें देखिए बी में बॉडी है, यानी फर्स्ट क्रोमोसोम जाएगा किससे, फर्स्ट क्रोमोसोम चला जाएगा 3rd क्रोमोसोम से। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। मतलब जीन की संरचना क्या है, समान है। ऊपर में स्किन शेप है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका स्किन शेप था फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर में स्किन शेप, इधर भी ऊपर में स्किन शेप हो गया, नीचे में बॉडी शेप, यहाँ भी नीचे में बॉडी शेप। तो ये क्या कहलाएगा, ये होमोलोगस कहलाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है फ्रेंड्स, वाई सेल डिवाइड। आखिर सेल क्यों डिवाइड होता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन आखिर होता क्यों है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये कोशिका बॉडी को क्या करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। ठीक है, आपसे जैसे पूछता है ना कि टिश्यू क्यों, मतलब उत्तक का विभाजन क्यों होता है, कोशिका का विभाजन क्यों होता है, ताकि आपका शरीर बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर आपको टेक्निकली समझना है दोस्तों, ठीक है, वाई सेल डिवाइड, यहाँ पर टेक्निकली कुछ समझना है, उस पर ध्यान दीजिए कि क्यों आखिर सेल डिवाइड करता है। तो इस सेल डिवाइड करने के पीछे आखिर राज क्या है, तो उसे समझने के पहले आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है वो पॉइंट्स, ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट है कार्यो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब KI, ठीक है। कार्यो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, इसके बारे में समझना है कि क्या होता है ये। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब केंद्रक का आयतन, अब बटा में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम को अगर रेशियो निकाल देंगे तो वो निकलेगा क्या, कार्यो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स निकल जाएगा। और यहाँ पर VN अपॉन VC माइनस VN, यहाँ पर VN क्या है फ्रेंड्स, तो VN को कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जबकि जो VC जो होता है वो साइटोप्लाज्म के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि कार्यो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। पहले आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। देखिए यहाँ पर KI, ठीक है, KI क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, KI बढ़ रहा है, ठीक है। तो KI बढ़ेगा, तो KI कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब KI बढ़ रहा था, मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था फ्रेंड्स कि VN अपॉन VC माइनस VN, यही होता है ना, ठीक है। तो KI अगर बढ़ेगा तो उस स्थिति में सेल क्या करेगा, उस स्थिति में सेल ग्रोथ करता है। ये पहले आप टेक्निकली आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा इसका मतलब, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, KI अगर डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में सेल क्या करता है, ब्रोकन करता है। तो टेक्निकली आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बताइए सेल आखिर कब आपका ब्रोकन करेगा, तो उसमें ऑप्शन में ये रह सकता है कि KI के बारे में कि KI डिक्रीज़ करेगा तो सेल ब्रोकन कर जाएगा, और जबकि KI अगर इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, तो सेल क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा। और इस स्थिति में जब सेल ब्रोकन होता है फ्रेंड, तो कौन सी क्रिया स्टार्ट हो जाता है, मीटोसिस, ठीक है, मीटोसिस का प्रोसेस उसमें होने लगता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो समझ में आ रही तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीक़े से बायोलॉजी का आपको डेली आपको ये सेट मिलता रहेगा, ठीक है। एक सेट ही की तरह से, एक सीरीज़ की तरह चलते आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं चीज़ों को जो अभी मैंने टेक्निकली बोला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप समझिए कि आखिर सेल कैसे डिवाइड करता है, ठीक है, और ग्रोथ कैसे करता है, कब ग्रोथ करेगा और कब डिवीज़न करेगा। तो एक तो मैंने टेक्निकली ढंग से आपको बता दिया KI के बारे में, ठीक है, लेकिन अब उसको समझना है किस चीज़ के रूप में, ठीक है, उदाहरण के रूप में समझिए। देखिए सबसे पहले उदाहरण से समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपने केंद्रक का नाम सुना है ना, केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में, है ना, आपने केंद्रक का नाम सुना होगा कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है, ठीक है। अब ये भी समझ लीजिए साथ ही साथ कि केंद्रक का क्या कार्य होता है, तो केंद्रक का कार्य होता है फ्रेंड्स सेल, ठीक है, कोशिका को संभालना, ठीक है, कोशिका को क्या करना, कोशिका को संभालना। तो कोशिका को संभालने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है, ठीक है। कोशिका को संभालने का कार्य कौन करता है, तो आपका सेल का संभालने का कार्य कौन करता है, तो केंद्रक करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया वो सेल मान लीजिए, या तो आप सेल वॉल भी मान सकते हो, सेल मेम्ब्रेन भी मान सकते हो, आपको जो मानना है मानिए, ठीक है। और जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है वो क्या है, सॉरी,
जो ये रेड कलर का है फ्रेंड्स वो सेल है, और यहाँ पर जो आपका ग्रीन कलर से है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो मैंने आपको ब्लू कलर से डॉट 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 जो मैंने दिखाया है फ्रेंड्स, वो आपका क्या है, वो आपका साइटोप्लाज्म है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, स्मॉल है। ठीक है, आप यहाँ एरिया देख लीजिए, साइटोप्लाज्म का एरिया काफ़ी कम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एरिया जो है काफ़ी कम है। और जबकि न्यूक्लियस का अगर आप साइज एरिया देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी हम एक तरीक़े से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संभालने वाला है, ठीक है, संभालने वाला कौन है, न्यूक्लियस। जो संभालने वाला है वो क्या है, बड़ा है, और जिसको संभालना है वो क्या है, तो वो छोटा है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस यानी संभालने वाला क्या है, बड़ा है, और जबकि जिसको संभालना है यानी साइटोप्लाज्म को, वो छोटा है। इतना दूर आपको चीज़ें कंप्लीट हुई। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति में सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, इस स्थिति में सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कब ग्रोथ करता है, तो आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ कब करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, मैं आपको बैक में लेके चलता हूँ। ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ये मान लीजिए जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वो आपका सेल है। ठीक है, या सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन, आप जो समझ लीजिए, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, आप जो समझ लीजिए। और यहाँ पर जो रेड कलर से है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है इस तरह का, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से डॉट डॉट जो दिखाया हुआ है दोस्तों, ये आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है ये आपका है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारा आपका साइटोप्लाज्म है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा वो ध्यान दीजिए कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि न्यूक्लियस क्या है, स्मॉल है। ठीक है, न्यूक्लियस स्मॉल है, जबकि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म काफ़ी बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस यानी संभालने वाला छोटा है। ठीक है, संभालने वाला छोटा है, और जिसको संभालना है यानी साइटोप्लाज्म को, उसका आकार काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में सेल क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। इस स्थिति में सेल क्या होता है, तो डिवाइड कर जाता है इस स्थिति में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी और है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा था, कार्योसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया। अब ये सेकंड पॉइंट आपको समझना है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। इस सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो समझिए सरफेस वॉल्यूम रेशियो है क्या। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता क्या है, तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो समझने से पहले आप एक थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए कि क्या है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पर एक फिगर, घन का एक फिगर है। ठीक है, घन का एक फिगर है जिसका भुजा मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, घन का भुजा कितना ले लिया है, 2 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि घन जो होता है वो वर्गाकार होता है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर ए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मैं आपको निकालता हूँ सरफेस एरिया, निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस ए है ना, सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालिए, यानी एस ए निकालना है, सरफेस एरिया। तो आप जानते हो कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², 6 से a²। तो बताइए 6 है, और भुजा कितना था, साइड 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2 तो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 24 सेंटीमीटर²। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सरफेस एरिया निकल गया। अब थोड़ा सा हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो आप जानते होंगे कि घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम बताना है कि क्या होता है। तो भुजा क्यूब, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। तो कितना था, 2 × 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 8
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, यानी S/V, ठीक है। यहाँ से आप निकालिए S/V निकालिए, तो S/V निकालिएगा तो ऊपर में कितना आ गया था, S आ गया था 24, ठीक है, और आपका V कितना आया था, तो 8, ठीक है। सरफेस एरिया 24 है, जबकि आपका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका 8 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये देखिए सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा ना है, सरफेस एरिया कितना था, 20 आ गया था, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे क्या जा रहा है, इससे एक छोटा सा वॉल्यूम क्या था, कम था, ठीक है, तो इससे एक छोटा सा मटेरियल्स इन कर रहा है। तो अब बताइए कि इतने बड़े सरफेस एरिया से आपका ये मटेरियल्स इन कर पाएगा कि नहीं, इन कर पाएगा कि नहीं, तो इन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम उसका कम है, जबकि सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यानी इन करेगा। यानी इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में सेल डिवाइड नहीं बल्कि सेल ग्रोथ करता है, सेल क्या करेगा, ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा आ गया था जबकि वॉल्यूम कम था, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यही आपका है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो ये 1 कंडीशन है, ये केस 1 था, ठीक है, ये केस 1 में, ठीक है। अब आगे केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 थोड़ा समझिएगा। तो देखिए केस 2 में आगे वही चीज़ है, सारी स्थिति वही चीज़ है, एक घन है एक क्यूब है, लेकिन अगली बार मैंने भुजा को बदल दिया। अगला बार भुजा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा आ गया है, ठीक है। तो अब 8 सेंटीमीटर आ गया, तो उसी तरीक़े से आप निकालिए सरफेस एरिया। तो चलिए सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, यानी आप क्या लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसे आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये तो सरफेस एरिया निकल गया। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए कि वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला A³ तो A³ कहने का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसे गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा, तो 512 ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए, अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, S/V। तो S/V रेशियो निकालिएगा तो कितना आ गया था, 384/512। तो यहाँ पर बताइए 512 ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, और जबकि आपका सरफेस एरिया कम है। इसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो कैसे समझेंगे, इस तरीक़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम ना आ गया, ठीक है, सरफेस एरिया कम है फ्रेंड्स, ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, कम है, जबकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि सरफेस एरिया तो कम है, और जबकि सरफेस एरिया आपका क्या है, कम है, और जबकि वॉल्यूम क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बताइए इतना बड़ा पदार्थ, इतना बड़ा मटेरियल्स इसके अंदर इन नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरीका समझने के लिए आप समझिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में सेल ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि सेल का क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में डिवीज़न होता है, यानी कब डिवीज़न होगा, यानी आप दोनों का रेशियो निकालोगे तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, और जबकि सरफेस एरिया कम है, तो इस स्थिति में सेल क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हो, दोनों किस चीज़ें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, एक था कार्योसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और एक है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर सेल क्यों डिवाइड करता है, ठीक है, और कैसे डिवाइड करता है, और सेल डिवाइड नहीं करेगा तो बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो बॉडी का ग्रोथ रुक सकता है, ठीक है, आपने अभी देखा ना कि ग्रोथ रुक सकता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन रुक सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्रियाएं, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो शरीर में नहीं हो सकती है, ठीक है, जैविक क्रियाएं संपादित नहीं हो सकती है। तो कोशिका विभाजन का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं
ये वीडियो का पार्ट्स कितना है, ये वीडियो का पार्ट्स आपका सेकंड है। इससे पहले मैंने सेल डिवीज़न बनाया हो, तो सेल डिवीज़न जो आपका शॉर्ट हिस्ट्री में जो बना है, शॉर्ट समरी के रूप में बना है, वो वीडियो का पार्ट 1 था। ठीक है, इसके बाद ये जो अभी मैंने जो बनाया है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके बाद वीडियो का पार्ट 3 आएगा, मैक्सिमम 3 तक आएगा, 3 या 4 जा सकता है। ठीक है, तो यही 3-4 तक जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक चीज़ और, हमारे चैनल पर आपको बायोलॉजी का फुल डिस्क्रिप्शन, फुल डिटेल आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे मैंने अभी बायोलॉजी आपको स्टार्ट ही किया है। शुरुआत का आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, सेल के बारे में, सेल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, सेल के बारे में मैंने पढ़ाया। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया सेल डिवीज़न के बारे में, तो सेल डिवीज़न के बारे में 2-3 वीडियो पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स, इस पार्ट्स को देखने के लिए पहले आप पार्ट 1 को जाकर देखिए, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो आगे मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस का भी आपको सेट मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा बीपीएससी मेंस हो तो बीपीएससी मेंस का भी सेट है। ठीक है, दरोगा है, दरोगा के मेंस का सेट भी उपलब्ध है। तो आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हो, चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश वोकेबुलरी का भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, करीब 10 पार्ट्स बन चुका है, करीब 9 या 10 पार्ट्स बना है इंग्लिश वोकेबुलरी का। ठीक है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काम देगा। जैसे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड है, दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर है, दिल्ली सबऑर्डिनेट है, एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह, इस सब में भी काम देगा। ठीक है, बैंकिंग पोर्शन है तो बैंकिंग पोर्शन, एसबीआई, पीओ हो, आरबीआई, जो भी हो। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में आपका इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश वोकेबुलरी रहेगा ही रहेगा। एंटो साइनो, OWS और ये आइडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।